नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र सिंह गुनावत और आप देख रहे हैं कड़वे सच। क्या आपने कभी सुना या देखा है कि भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ी एक साथ एक ही मंच पर एक ही टीम के अंदर खेल रहे हैं? एक ऐसी टीम जिसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि किस तरह से पूरी स्ट्रैटेजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने दुश्मन को हरा सके और पछाड़ सके। ये टीम कोई क्रिकेट टीम या हॉकी की टीम नहीं थी, बल्कि ये एक ऑनलाइन गेमिंग टीम थी। ये एक पबजी की टीम थी। जी हाँ, हैरान मत हो जाइए, पबजी इज बैक। 2 दिन पहले ही पबजी कॉर्पोरेशन ने अनाउंस कर दिया कि पबजी मोबाइल इंडिया एक नए अवतार में भारत में लौट रहा है। लेकिन उससे ठीक पहले एक इंटरनेशनल इवेंट होता है, पबजी साउथ एशियन लीग, एक इंटरनेशनल चैंपियनशिप होती है जिसमें सभी देशों के पबजी टीम शामिल होती है, जिसमें एक इंडियन टीम भी शामिल होती है। लेकिन उस इंडियन टीम के पास इतने खिलाड़ी नहीं थे जिसके तहत उस चैंपियनशिप में शामिल हो सके या उसे जीत सके। तो उस टीम के ओनर को ये लगता है कि क्यों नहीं पाकिस्तानी पबजी खिलाड़ियों की मदद ली जाए, और वो वही करता है। एक ईमेल भेजता है, ईमेल में प्रपोजल भेजता है कि क्या आप हमारे इंडियन टीम में शामिल हो सकते हैं। पाकिस्तानी जो काफ़ी एक बहुत ही नामचीन टीम है जिसका नाम है टीम फ्री स्टाइल। जी हाँ, टीम फ्री स्टाइल को एक प्रपोजल जाता है। टीम फ्री स्टाइल के खिलाड़ी इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर आपस में जो कम्युनिकेशन का आदान प्रदान होता है उसके बाद फाइनली इंडियन टीम के नाम पर ये दोनों ही इंडियन और पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल होकर इस पूरे चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करते हैं। हालांकि इसे क्वालिफाई नहीं कर पाते, जीत नहीं पाते, लेकिन अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहते हैं। जितने भी फैन फॉलोअर्स इस दोनों ही टीम के हैं वो आप उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसे मौके मिलेंगे, कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे जिसमें एक बार फिर इंडिया पाकिस्तान के खिलाड़ी एक साथ नजर आए। ये कहना और बताना बेहद जरूरी है, बल्कि ये मुद्दा डिस्कस करना बेहद जरूरी है, क्योंकि आज तक 1947 से लेकर आज तक हमने सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच दुश्मनी देखी है, दोनों देशों के बीच जंग होते हुए देखी है, दोनों देशों के हजारों सैनिकों को शहीद होते हुए देखा है। लेकिन बहुत ही इससे कम इवेंट हमने देखे हैं जिसमें दोस्ती और भाईचारे की मिसाल हो। इसलिए ये इवेंट बहुत मायने रखता है दोनों देशों के लिए। हो सकता है मीडिया के लिए एक टॉप हेडलाइंस न हो, लेकिन दोनों देशों के इतिहास में एक छोटा सा इवेंट बन दर्ज जरूर हुआ है। लेकिन साथ साथ में ये बताना भी बेहद जरूरी है कि किस तरह से पबजी दुनिया में अपने पैर मजबूत कर रहा है और भारत में भी लौट रहा है। और साथ साथ में ये बताना भी बेहद जरूरी है कि किस तरह से भारत में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री का कारोबार फल फूल रहा है, बल्कि इस वक्त यानी 2020 में ये $90 बिलियन का कारोबार है। आशा ये करते हैं कि 2022 तक ये $143 बिलियन का हो जाएगा। सोचिए, इतना बड़ा मार्केट है ये ऑनलाइन गेमिंग का। तो ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की कहानी नहीं है, बल्कि ये पबजी की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री की कहानी है जिसके बारे में आज इस शो में आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस शो को यानी मेरे YouTube चैनल वीरेंद्र सिंह गुनावत को सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा। अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और साथ में ये उम्मीद जरूर कीजिएगा कि हर हफ्ते में आपको कई ऐसे जरूरी मुद्दों से रूबरू करवाऊं जिसे सुनने में बेहद कड़वे लगते हो, अच्छे नहीं लगते हो, लेकिन वो सच होते हैं। इसलिए शो का नाम कड़वे सच है। और आपसे यही गुजारिश है कि इस शो का आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर को लेकर। बड़ी इंटरेस्टिंग सी खबर है कि किस तरह से कश्मीर के अनंतनाग में रहने वाला एक पबजी खिलाड़ी पाकिस्तान के पबजी खिलाड़ियों के साथ हाथ मिलाकर एक इंटरनेशनल इवेंट में शामिल होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और एक मिसाल छोड़ जाते हैं जो आने वाले दिनों में शायद कई और टीम इसे फॉलो करे। हो सकता है कि इंडिया पाकिस्तान के कई ऐसे खिलाड़ी एक साथ ऐसी कई टीमें एक साथ नजर आए। तो ये एक ट्रेंड शुरू हो चुका है। बहुत ही स्पेसिफिक डिटेल्स जो इंडियन एक्सप्रेस ने इसमें डाली है कि अनंतनाग में रहने वाला जो पबजी खिलाड़ी है जयन शफीक, ये एक ई स्पोर्ट टीम का ओनर भी है। इसकी जो कंपनी का नाम है वो है स्टेलवॉट ई स्पोर्ट्स। जो पबजी साउथ एशियन चैंपियनशिप जो इवेंट हुआ था उसमें स्टेलवॉट पार्टिसिपेट करता है, लेकिन स्टेलवॉट के पास इतने इंडियन खिलाड़ी नहीं थे कि ताकि वो इसे जीत सके। तो शफीक को लगता है कि क्यों नहीं पाकिस्तान में एक मशहूर जो ई स्पोर्ट टीम है, टीम फ्री स्टाइल, उसको अप्रोच किया जाए। और वही करता है, वो एक मेल भेजता है और मेल को एक्सेप्ट करते हैं वहां से अब्दुल हशीब नसीर। अब्दुल हशीब नसीर एक 20 साल का पाकिस्तानी पबजी खिलाड़ी है जो 2 चीज़ के लिए काफ़ी मशहूर है वहाँ। एक अपने वर्चुअल खेल के लिए बेहतर खिलाड़ी के तौर पे जाने जाते हैं, और दूसरा
कि जब पाकिस्तानी रेगुलेटरी बॉडी ने पबजी को बैन करने का अनाउंसमेंट कर दिया तो किस तरह से अब्दुल हशीम नसीर ने वहाँ रेगुलेटरी बॉडी के साथ जद्दोजहद की, कई उसने काउंटर रिएक्शंस दिए ताकि इस पूरे खेल को अलाइव रख सके पाकिस्तान में। साथ साथ में अब्दुल की पहचान इसलिए भी है कि अंडर 16 पाकिस्तान में जो अंडर 16 क्रिकेट की जो टीम होती है, रावलपिंडी में एक मैच हुआ था अंडर 16 जिसमें अब्दुल हशीम उसमें शामिल थे। तो एक क्रिकेट खिलाड़ी के तौर पे भी जाने जाते हैं, तो एक अच्छा खासा नाम है। तो इंडियन प्लेयर और साथ में पाकिस्तान प्लेयर दोनों मिलकर एक स्ट्रैटेजी रचते हैं, एक प्लान करते हैं किस तरह से इंडियन टीम को आगे रखकर हम इस पूरे चैंपियनशिप में शामिल हो। हालांकि वो जीत नहीं पाते जैसे मैंने कहा, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक ट्रेंड उन्होंने सेट कर दिया है जो आने वाले दिनों में लोग उसको फॉलो कर सकते हैं। अब हम आगे की बात करते हैं कि पबजी अब किस तरह से नए अवतार में भारत में अपना कदम रखने वाला है। आपको याद होगा कि सितंबर के महीने में भारत सरकार ने 118 चाइनीज ऐप्स बैन कर दिए थे, जिसमें पबजी, यूसी ब्राउजर, यूसी न्यूज, टिकटॉक, वीचैट जैसे कई ऐप्स मौजूद थे। उस समय पबजी इस देश का नंबर 1 गेमिंग ऐप था। अगर डेटा पे हम बिलीव करें तो सितंबर का डेटा कहता है कि उस समय 50 मिलियन से 100 मिलियन पबजी ऐप्स डाउनलोड हो चुके थे। यानी इस देश में अगर सबसे ज़्यादा कोई एक गेम जो लोग लगातार खेल रहे थे वो थे पबजी। दूसरे नंबर पर COD मोबाइल, तीसरे पे फ्री फायर नाम का गेम था। भारत सरकार को इस बात को लेके परेशानी थी कि भाई जो चाइनीज कंपनी है टेंसेंट, जो पबजी का ओनर भी है, वो इंडियन डेटा को इस कंपनी के जरिए हासिल कर रहा है जो भारत सरकार के लिए घातक हो सकता है। लेकिन उन्हें पबजी कॉरपोरेशन जो साउथ कोरिया की ब्लैक होल की सब्सिडरी कंपनी है उससे उन्हें दिक्कत नहीं थी। इसीलिए पबजी ने सबसे पहले टेंसेंट के साथ नाता तोड़ दिया। 2 दिन पहले ही पबजी कॉरपोरेशन ने प्रेस रिलीज के जरिए ये अनाउंस किया कि सबसे पहले उन्होंने टेंसेंट के साथ उन्होंने नाता तोड़ दिया है, तो अब उन्हें उनका चाइनीज कंपनी या चाइनीज सरकार से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि अब हम एक बार फिर पबजी मोबाइल को, साथ में एक और वर्ड उन्होंने जोड़ दिया है साथ में, पबजी मोबाइल इंडिया को रीलॉन्च करने की सोच रहे हैं, जो हो सकता है कि अगले 1-2 दिन में उसे अच्छी तरह से लॉन्च भारत में कर दिया जाएगा। इस नए पबजी गेम को भारत सरकार की जरूरत के हिसाब से बनाया गया है। इसे मैनेज एक इंडियन सब्सिडरी कंपनी करेगी। इसे इंडियन मार्केट के तहत को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। रेगुलेटरी बॉडी को जिन बातों को लेकर दिक्कतें थी उसे रिजॉल्व कर दिया गया है। खासतौर पे जो कैरेक्टर्स होंगे पबजी गेम के अंदर उन्हें पूरे कपड़े पहनाए जाएंगे, यानी कैरेक्टर्स विद फुल क्लोथ। जो ये पूरा गेम खून खराबा का था, काफ़ी ब्लड स्पिल काफ़ी होते थे, तो पूरे जो लाल पूरे गेम के अंदर एक ऐसा लगता था काफ़ी एक रियल टाइम बेसिस पे गेम हो रहा है। तो उस पूरे जो कलर होगा ब्लड का उसको ग्रीन कर दिया गया है, यानी लाल रंग में आपको ब्लड अभी दिखाई नहीं देगा, वो ग्रीन लिक्विड रिप्लेसिंग ब्लड है रहेगा। साथ में जैसे कहा कि ये ऐसा लगता है कि बड़े रियल टाइम बेसिस पे गेम लगता है कि जैसे आपके सामने ही एक खून खराबा हो रहा है। एक गेम का इस तरह से इसका एक फीचर था, तो इसे एक बहुत ही वर्चुअल सिमुलेशन फॉर्मेट में अभी बनाया गया है, ताकि जब आप खेलोगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे कि आप वर्चुअल सिमुलेशन ट्रेनिंग ग्राउंड पे आप खेल रहे हैं। चौथी बात ये कि भाई इसका जो टाइम लिमिट है उस पर ध्यान दिया गया है। इस देश में काफ़ी माँ बाप को ये लग रहा था कि हमारे बच्चे पबजी खेल रहे हैं तो उनकी सेहत खराब हो रही है, वो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो पूरे रात दिन पबजी में लगे रहते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। और ये काफ़ी ऐसी कंप्लेंट्स भारत सरकार को भी गई थी। तो इसको ध्यान में रखते हुए इस गेम का टाइम लिमिट पे ध्यान दिया गया है, जिसमें लिखा गया है प्रेस रिलीज में, लिमिट्स ऑन हाउ लॉन्ग प्लेयर कैन यूज द गेम। रेगुलेटरी बॉडी को लुभाने के लिए, उनको खुश करने के लिए अहम फैसले लिए गए हैं, यानी $100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट इस देश में किया जाएगा भारत में, जो गेमिंग, ई स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और IT इंडस्ट्री में किया जाएगा, जो पबजी कॉरपोरेशन करेगी। साथ साथ में करीब 100 एम्प्लॉयज़ भारत में हायर किए जाएंगे, यानी एक जाहिर सी बात है एम्प्लॉयमेंट और जॉब अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रखते हुए एक फैसले लिए गए हैं। तो ये कुछ अहम फैसले पबजी कॉरपोरेशन ने अनाउंस करके ये साफ संकेत दे दिया है कि अब आने वाले दिनों में, यानी कुछ दिनों में, पबजी एक बार फिर से रीलॉन्च होकर इंडियन मार्केट में आने वाला है। वो ये जरूरी इसलिए भी है क्योंकि जैसे ही पबजी बैन किया जाता है तो जो उसके पीछे जो 2 और गेमिंग ऐप्स है, COD मोबाइल और फ्री फायर, ये अब ऊपर आ गए हैं। एक स्टडी कहती है कि
जो पबजी के तकरीबन 67% जो प्लेयर है वो अब डाइवर्ट हो चुके हैं सीओडी मोबाइल पे, और साथ साथ में जो फ्री फायर गेम है वो 54 यानी 54% से बढ़ोतरी उसने की है, यानी जाहिर सी बात है फायदा काफी हो रहा है। तो अपना जो ग्राउंड जो लूज हो चुका है, क्योंकि जो एक मार्केट शेयर अच्छा खासा जो पबजी ने बना लिया था जो लूज हो चुका है, तो उसे वापस से रीगेन करने के लिए पबजी अब पूरी तैयारी के साथ मैदान में आ रहा है, और पूरे ऐसे फीचर्स के साथ आ रहा है जिससे भारत सरकार को परेशानी ना हो, माँ बाप को परेशानी ना हो, जो कंज्यूमर्स होगा, जो खेलने वाले खिलाड़ी होंगे वो अच्छे से खेल सके, ताकि शिकायत का मौका ना हो। विन विन सिचुएशन इस सबके लिए रहेगा। पैंडेमिक सिचुएशन में यदि किसी इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है तो वो है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को और साथ साथ में गेमिंग इंडस्ट्री को। केपीएमजी की एक लेटेस्ट रिपोर्ट थी जिसमें साफ संकेत दिया था कि आने वाले सालों में ये 2-3 इंडस्ट्री है जो काफी रफ्तार से आगे बढ़ेगी। यही हमने मौजूदा स्थिति में भी देखा है कि जब कोरोना काल में लोग अपने घर में थे, कोई अपने दफ्तर नहीं जा रहा था, सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, कोई ट्रैवल नहीं कर रहा था, सबके हाथ में स्मार्टफोन्स थे, डेटा सबका ऑन था, तो सबके हाथ में कंटिन्यूसली डिजिटल प्लेटफॉर्म पे गेम खेल रहे थे या फिर वीडियोस देख रहे थे, मूवीज देख रहे थे, या फिर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में जितने भी जो नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन है, तमाम है, सबका फायदा वो उठा रहे थे। तो यही रीज़न है कि भाई लोगों के पास काफ़ी समय था अपने मोबाइल पे समय बिताने के लिए। और यही एक और रीज़न है कि अगर इस साल का अगर आंकड़ा देखें तो 2020 में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री का पूरा कारोबार 90 बिलियन यूएस डॉलर का है। यानी अगर 2007 से लेकर 2022 तक के अगर हम डेटा देखें तो 2010 में जहां ये 10 बिलियन का था, 2015 में जहां ये 24.5 बिलियन का था, वहीं 2020 में ये 90 बिलियन डॉलर का हो चुका है। और ये एक्सपेक्टेशन है कि भाई 2022 में ये 143 बिलियन तक जा सकता है, यानी ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री का पूरा कारोबार। तो आप इसका अंदाजा लगाइए कि इस देश में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री की जो साख है, जो रूट्स है, वो किस हद तक मजबूत हो गई है और किस तेजी से इसका कारोबार बढ़ रहा है। और यही रीज़न है कि इसे सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ या फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाला इंडस्ट्री भी माना जा रहा है, कि जिसमें करीब साल में 40 से 50 हज़ार लोगों की नौकरी इसमें मिल रही है या मिल सकती है। दूसरी बात ये भी है कि भी करीब 47 से 50% की ग्रोथ से ये आगे बढ़ेगा, ये ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री का। यही रीज़न भी है कि 2014 से लेकर 2020 के बीच में करीब 350 मिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट वेंचर कैपिटलिस्ट ने ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में निवेश किया है। इतना पैसा आया है, अट्रैक्ट किया है। इस वक्त 400 ऐसी छोटी मोटी स्टार्टअप कंपनीज है जो गेमिंग इंडस्ट्री में काम कर रही है। यानी यदि इस देश में 500 मिलियन लोगों के पास स्मार्टफोन्स हैं तो उसका जो 85% ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री का जो हिस्सेदारी है वो ऑलरेडी उनके पास आ चुका है। यानी इस देश में जितने लोगों के पास स्मार्टफोन्स है उसमें से 85% हिस्सेदारी ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के पास है। तो आप इससे साफ अंदाज़ा लगाइए कि लोग गेम खेल रहे हैं, लोग अपना पैसा कमा रहे हैं, लोग अपना पूरा समय उसमें लगा रहे हैं गेम्स खेलने में। एक और जो डेटा ये है कि भी कौन कौन से गेम्स हैं जो नंबर टॉप 5 में है। अगर आप बिलीव नहीं करोगे कि इस देश में जो सबसे ज़्यादा जो गेम्स लोग खेल रहे हैं उसमें तीन पत्ती है। तीन पत्ती एक ऐसा गेम है जिसमें 1000 मिलियन डाउनलोड्स हो चुके हैं। सेकंड पे कॉइन मास्टर है, थर्ड पे 8 बॉल पूल है, फोर्थ पे पबजी मोबाइल है और फिफ्थ पे कैंडी क्रश सागा है। इनके इतने तकरीबन 50 मिलियन से लेके 1000 मिलियन डाउनलोड्स इनके हो चुके हैं। उसके बाद फिर टॉप ई स्पोर्ट्स आते हैं, फिर टॉप रियल टाइम गेम्स आते हैं जिसमें लोग पैसा कमाते हैं, जैसे रमी हैं या काफ़ी और भी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। भारत में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री का जो साइज़ है वो साइज़ इस कदर बढ़ चुका है कि अगर वो थोड़ा सा भी मार्केट शेयर अपने नाम पे कर लेते हैं तो काफ़ी करोड़ों रुपए वो कमा सकते हैं। और पबजी कॉर्पोरेशन इसलिए इंडियन रेगुलेटरी बॉडी के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए वापस रिलॉन्च इसलिए कर रहा है कि जो मार्केट शेयर उन्होंने सीओडी मोबाइल और फ्री फायर को खो दिया है वो वापस से रीगेन करने आ रहे हैं। तो मार्केट शेयर अगर करोड़ों में है तो क्यों नहीं कोई रिलॉन्च करेगा, क्योंकि पबजी कॉर्पोरेशन और कई और भी कंपनीज है जो गेमिंग इंडस्ट्री में शामिल हैं, उनको पता है कि इंडियन फ्लेवर क्या है, इंडियन कंज्यूमर्स है, इंडियन मोबाइल यूजर्स को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, और रेगुलेटरी बॉडी को भी खुश करना है। तो ये विन विन सिचुएशन कैसे हो सकती है। और यही रीज़न है कि एक छोटी सी पबजी टीम जो एक इंटरनेशनल इवेंट में शामिल होती है, ये एग्जाम्पल बनती है दो देशों की दोस्ती का। पबजी कॉर्पोरेशन रिलॉन्च होकर आ रहा है और ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री किस तरह से अपना साइज बढ़ा रहा है और उसका साइज
फैल रहा है। तो ये एक पूरा इस शो का एक रीज़न था आपको बताने के लिए कि भाई ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को आप बिल्कुल इग्नोर ना करें। गेमिंग इंडस्ट्री को आप बिल्कुल वो ना समझे कि ये तो फालतू लोग खेलते हैं या फिर बच्चे लोग खेलते नहीं। एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री बन के सामने खड़ी हो रही है, जिसको हर कंपनीज और सरकार भी सीरियसली ले रही है। इस शो का आपको कैसा लगा, इसके बारे में ज़रूर आप लिखें। अगर ठीक लगा तो इस लाइक करें, शेयर करें। आप क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं। आपको अगर कुछ बातें ऐसी लगी जो आप अपनी तरफ से रख सकते हैं तो वो भी आप इसमें ज़रूर लिखिएगा। और प्लीज़ ये मेरे यूट्यूब शो वीरेंद्र सिंह गुनावत को आप शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।